हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पर्ल एकेडमी। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और हम लोग पढ़ रहे थे क्या, तो पॉलिटी विषय को पढ़ रहे थे। और आज हम लोग देखेंगे संसद की कार्यवाहियां, और उसी में देखेंगे कि कैसे एक विधेयक जो होता है वो पास होता है, किस प्रोसेस से गुजरता है। इसके बाद थोड़ा और देखेंगे धन विधेयक क्या होता है, इन चीजों के बारे में थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं आर्टिकल 107 या अनुच्छेद 107 से कि किसी भी विधेयक को पुनः स्थापन या इंट्रोड्यूस, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, या पारित करने की शक्तियां। अब कोई विधेयक है, पता चला कि मान लिया जब विधेयक की शुरुआत होती है कहां से। अब चूंकि आपको पता तो है कि भारत में जो भी लीडर्स हैं, कौन, जो भी लीडर्स हैं, क्या सारे लीडर्स पढ़े लिखे हैं? क्या सारे लीडर्स पढ़े लिखे? सीधी सी बात है, जिसका जवाब क्या है कि नहीं है। कुछ तो यही होंगे अंगूठा छाप। ठीक है, तो उन्हीं के लिए क्या होता है, इन्हीं के लिए बना होता है एक सचिवालय। अब पता चला कोई सा एक मिनिस्ट्री उठा लो, कोई सी एक मिनिस्ट्री हमने उठा ली। मान लिया हमने वित्त मंत्रालय उठा लिया, या इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, वित्त मंत्रालय हमने उठा लिया। अब पता चला कि वित्त मंत्रालय ने कहा कि हमें कुछ कानून बनाने हैं, जीएसटी में थोड़ा हमें कुछ और ऐड करना है, तो हम ऐसे कैसे करें कि जनता जो है भड़के भी ना और पैसा भी हमें मिल जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ कानून हमें बनाना है। तो अब वित्त मंत्री जी ने ऐसी मंशा रखी, किसके सामने रखती हैं? सचिवालय के सामने। तो जो वित्त मंत्री का जो सचिवालय होगा, वित्त सचिवालय जिसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वित्त सचिवालय। ये उदाहरण बता रहे हैं हम आपको, इन्होंने यहां पर रखा। अब इस सचिवालय में जो सचिव होते हैं, कौन, जो सचिव होते हैं या जिनको बोलते हैं सेक्रेटरी, ये सब कौन होते हैं? ये सब होते हैं यूपीएससी क्लियर करके आए हुए अधिकारी। आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये अधिकारी होते हैं। आईआरएस हो गया, यहाँ पर आईएएस और आईआरएस अधिकारी ज्यादा मिलेंगे वित्त मंत्रालय में। अब वो अपनी जिंदगी के लगभग 20 से 25 साल फाइलों के बीच में गुजार चुके होंगे। उनकी नजर इतनी पैनी हो चुकी होती है कि अगर वो ऐसे ऐसे करके पन्ने, नहीं वो रोबोट मूवी में पलटता है चिट्ठी है, तो वो दूर से बता देंगे यहाँ पर ये कमी है या ये दिक्कत है, इस पॉइंट पे ये दिक्कत है। तो इतना उनको अनुभव हो जाता है। अब बात करते हैं, तो वही क्या करते हैं, ये पूरे जो अब इन्होंने जो बता दिया कानून, तो उसके लिए वो पूरा मसौदा तैयार करेंगे या ड्राफ्ट तैयार करेंगे, पूरा ड्राफ्ट तैयार करेंगे। और उसमें क्या होगा, अब यही आप देखिएगा कि पता चला कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बोल दिया उसको हम बोलेंगे क्या, इन लोगों ने विधेयक तैयार करने से पहले क्या तैयार कर लिया, ड्राफ्ट, कि उसका नक्शा कैसा होगा या उसका रूप कैसा होगा। इसको हिंदी में बोल सकते हो प्रतिरूप। ये तैयार कर लिया किसने, सचिवालय ने। ये तैयार करने के बाद में सचिवालय इसको कहां भेजेगा, तो इसको भेजेगा संसद के सदनों में। कहां भेजेगा, संसद के सदनों में भेजेगा। और संसद के दोनों सदनों में जाएगा, एक हो गया लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा। अब मसौदा तैयार होने के बाद कहां आया, संसद के सदन में। अब यहां पर आया, अभी ये क्या है, अभी ये क्या है, अभी तो केवल ये ड्राफ्ट है। मतलब कोई एक चीज आई जो विधेयक हमें आगे चल के कानून बनानी है, तो वो चीज आई, उसका नक्शा तैयार हुआ, संसद में पहुंचा, लोकसभा में पता चला पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया। जब यह यहां पर क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब ये लोकसभा में और राज्यसभा में पास हो जाएगा, तो ये कहलाता है क्या, विधेयक। क्या कहलाता है, विधेयक। और इंग्लिश में इसे बोलेंगे बिल। क्या बोलेंगे, तो इंग्लिश में इसे बिल बोलेंगे। अभी ये लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, तो इसका नाम बदलकर हो गया विधेयक, या इंग्लिश में से बोलेंगे बिल। अब यही चीज जब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, हम लोग का मतलब संसद जब आगे बढ़ाएगी प्रोसेस को, तो ये जाएगा किसके पास, ये जाएगा राष्ट्रपति जी के पास।
भारत के राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी ने अगर इस पे हस्ताक्षर कर दिए, राष्ट्रपति जी ने अगर इस पर हस्ताक्षर कर दिए, तो यही जो बिल है यहां पर हस्ताक्षर करने के बाद इसका नाम पड़ जाएगा एक्ट। ठीक है, विधेयक ये भी रहेगा एक्ट, या इसी को बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, तो विधि या कानून। ठीक है, इस एक्ट को ही विधि या कानून बोलेंगे, तो ये बन जाएगा। अब यहां तक आप समझ ही गए होंगे कि कैसे एक कानून बनने का प्रोसेस है, अपने भारतीय संसद की जो प्रक्रिया है वो क्या है, कैसे अपने भारत में कानून बनते हैं। अगर उनको फेल करना हो, अब पता चले कि संसद को ही यहां पर ये अच्छा नहीं लगा। अब इसका एक उदाहरण देते हैं, जब ये संसद में, फिर हम वो बात को आगे बढ़ाएंगे, इसी को हम पहले कंप्लीट कर लें। उदाहरण दे ले, अगर हाल ही में देखा जाए तो हाँ, एक वो था, बोल सकते हो एक्ट, अब तो बन ही गया है, लेकिन जब इसका मसौदा तैयार किया गया था तो कहाँ किया गया था, सचिवालय में, और यहां पर पास हुआ तो इसका नाम पड़ गया था CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, या एक्ट वो बाद में बना जिसको अभी हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग वर्तमान में बोलते हैं CAA। ठीक है, CAA। लेकिन जब ये यहां पर पास हुआ था तब ये क्या कहला रहा था, CAB, अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट क्या बिल। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में ये पास हो गया तो ये क्या कहलाया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये हो गया इसका नया नाम, और नाम क्या, इसका काम भी अब यहां पर शुरू हो जाएगा। जिस दिन राष्ट्रपति जी हस्ताक्षर कर देते हैं किसी भी विधेयक पर, तो वो फाइनली कानून बन जाता है और वो लागू भी कर दिया जाता है। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और हम बता रहे थे कि अगर पता चले कि अगर यहां भी पास ना हुआ तो यहीं रुक जाएगा, अगर यहीं पर पास ना हुआ तो यहां रुक जाएगा, अगर यहां ना पास हुआ तो फिर इसको दोबारा भेजना पड़ेगा राज्यसभा को, दोबारा लोकसभा के पास भेजना पड़ेगा कि भैया देखो ये फंसा डला है बिल, आप देख सकते हो। तो ये देखेंगे और उस पे जो भी उसकी सजेशंस होंगे किसके, राज्यसभा के, वो लोकसभा देखेगी। अगर लोकसभा का मन हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर पैसे उठा के फिर भेज दिया। अब पता चला कि यहां पर मैटर फंस गया। अब यहां पर जब मैटर फंस जाएगा, कहां पे बात करते हैं, कहां पर मैटर फंसेगा, तो अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में ही मैटर फंस गया कि नहीं भैया लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा नहीं कर रही, तो ऐसी स्थिति में आता है अपना आर्टिकल 108, ऐसी स्थिति में अपना आर्टिकल आता है 108 या फिर अनुच्छेद 108, जिसमें बात की गई है काय की, तो बात की गई है संयुक्त अधिवेशन की। संयुक्त अधिवेशन, या अधिवेशन को इंग्लिश में बोलेंगे ज्वाइंट सेशन, इसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ज्वाइंट सेशन। ठीक है, ये संयुक्त अधिवेशन रखा जाता है कब, जब लोकसभा में पास हो जाए और राज्यसभा में मैटर फंस जाए, तो इसी स्थिति को बोलेंगे संयुक्त अधिवेशन। अब समझिएगा, ठीक, यहां मैटर फंस गया। अब संसद, अब अगर आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय जो संसद थी, पुरानी संसद, उसके जो संयुक्त अधिवेशन होते थे वो जगह का नाम क्या था, तो उस जगह का नाम हमेशा पूछ लिया था, याद रखना उसका नाम था, जहां संयुक्त अधिवेशन पहले होता था उसका नाम था क्या, तो सेंट्रल हॉल। ठीक, क्या नाम था, सेंट्रल हॉल नाम था। अब जो संयुक्त अधिवेशन यहाँ पर जो बुलाया गया, यहाँ सभी सदस्य बैठेंगे, तो सभी सदस्य बैठने का मतलब यहाँ पर क्या है कि लोकसभा के पता चला कितने सदस्य हैं, 545, और राज्यसभा के कितने सदस्य टोटल होते हैं, 250। ठीक, यहां तक बात हो गई। तो टोटल अगर हम करेंगे तो कितना होगा जाके, तो 545 और 250 हो गया जाके
795। अब बात क्या कही गई, अब यहां देखना राज्यसभा को किस हिसाब से बेवकूफ बनाया गया, केवल यहां पर बैठने के लिए फॉर्मेलिटी रखी गई। तुम देखना, अब आपको एक चीज तो पता ही है, किसी भी विधेयक को पास करने के लिए हमें कितना, तो 1/2 बहुमत मिल जाए संसद में, तो समझ लो वो विधेयक कानून बन जाएगा, क्योंकि यहां से पास हो गया, आगे राष्ट्रपति साइन कर देंगे। अगर वो ना करे तो वो अलग प्रोसेस है, अभी बताएंगे उसका भी। तो ये जो है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी कि 1/2 ने बहुमत चाहिए था, और 1/2 बहुमत कैसे मिल जाएगा। अब 250 इसके, 545 इसके, ये सब एक ही हॉल के अंदर में सारे बैठे सदस्य। अब किसी भी विधेयक को पास होने के लिए पता चले कि 50% वोट, कितने, 50% या फिर 1/2, तो 795 का आधा कितना होगा जाके, 795 का आधा कितना होगा जाके, काट लो, चलो ठीक, 2×3 = 6 और 2×18 और ये हो गई 2×7 = 14, मतलब 397, या मान लिया मोटा मोटा हमने कितना, ये था 700 और यहां पर मान लिया हमने 398 मान लिया। अब 398 जो आपको दिख रहा है, इतना वोट संसद को या किसी भी विधेयक को पास कराने के लिए, उसे बिल बनाने के लिए हमें लगभग संसद में 398 वोट चाहिए, पास हो जाएगा। अब तुम एक बात समझिएगा, 795 ये हो गए टोटल, जिसमें 250 इसके, 545 इसके, संयुक्त अधिवेशन देखो बना लिया, लेकिन अगर पास करना ही होगा तो 545 तो अकेले इसके पास है ही, तो ये तो ऐसे ही पास हो गया कि नहीं हो गया। तो कहने वाली बात हो गई कि हमने संयुक्त अधिवेशन में डाल लिया और राज्यसभा लोकसभा दोनों आके बैठ गए। गलत तो नहीं कह रहे। अब इसको 1/3 भी करना हो तब भी कर लेगा, क्या दिक्कत है, उसके पास में 50% या 50% तो वोट तो ऐसे ही हो गए, बस कहने मात्र के लिए है संयुक्त अधिवेशन हमने करा लिया। तो ये बात काहे की है, तो ये बात की जाती है काहे की, तो ये है आर्टिकल 108 की। अब हम लोग, अच्छा, और भी कितनी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जो संसद जो है वो क्या, कि संयुक्त अधिवेशन बुलाती है, मतलब कितनी स्थितियों में संसद जो है, तो वो 3 स्थितियां हैं, 3 स्थितियां हैं जब संसद में संयुक्त अधिवेशन के लिए अधिवेशन बुलाती है। अच्छा, संसद का कौन सा व्यक्ति है जो संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है? संसद के भाग में केवल प्रश्न हमारा आपसे ये है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन है जो संयुक्त अधिवेशन को आमंत्रित करता है। तो याद रखना, बताओ भाई कौन है। तो जो संसद का संयुक्त अधिवेशन होता है, इसको बुलाने के लिए, आमंत्रण के लिए कौन करता है? तो याद रखना, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी, या इन्हीं को बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में प्रेसिडेंट। ये संसद के संयुक्त अधिवेशन की उद्घोषणा करते हैं या आमंत्रित करते हैं कि भाई बिल फंस गया, अब संसद का संयुक्त अधिवेशन इस तारीख को इस समय पे होगा। जितने भी सांसद हैं, जितने भी सदस्यगण हैं, वो सभी लोग इस, पहले तो ये था कि सेंट्रल हॉल में मिलेंगे आके, सब लोग वहीं पर बैठेंगे और चर्चा प्रस्ताव भी जो भी होगा वहां चर्चा हुई, प्रस्ताव रखा गया, किसी ने रखा हुआ, और अगर वो पास होना हुआ तो पास हो ही जाएगा। तरीका बता ही दिया कि लोकसभा, इसमें वहां भी देखा आपने कि लोकसभा का पलड़ा भारी था, और यहां भी देखना कि लोकसभा का पलड़ा क्यों भारी है, कि संसद का जो ये जो संयुक्त सदन है, संयुक्त अधिवेशन है, सॉरी, तो इसका जो अध्यक्ष है वो कौन होता है पता है? इसका जो नेतृत्व करता है वो कौन है? तो वो है लोकसभा का अध्यक्ष। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की क्या करता है? अध्यक्षता करता है या चेयरमैन होता है। अब यहां भी देखो किसका पलड़ा भारी? लोकसभा का। अब वो 3 स्थितियां कौन सी हैं जिसमें जो संसद है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाती है? तो ये 3 स्थितियों के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले कलर चेंज कर लें,
वो तीन स्थितियां, पहला तो यही है कि एक सदन पास कर दे, एक सदन किसी भी ड्राफ्ट या विधेयक को पास कर दे, और दूसरा सदन उसे अस्वीकार कर दे। बात को समझे, एक सदन ने पास कर दिया और दूसरा सदन कह रहा कि नहीं भैया हम पास नहीं कर पाएंगे, हम इसको अस्वीकार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी हो सकती है जिसमें संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इसके बाद अगली जो बात कही गई है वो क्या है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरा सदन 6 माह से अधिक के लिए रोक दे। मतलब एक सदन ने तो पास कर दिया, एक सदन ने तो पास कर दिया और दूसरा सदन क्या कर रहा है, दूसरा सदन उसको 6 माह से अधिक समय के लिए क्या कर रहा, तो रोक रहा है। ठीक, रोक रहा मतलब उस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, बस डला है और 6 माह से मतलब 6 महीने से अधिक का समय हो गया और जो दूसरा वो सदन है वो उस विधेयक को आगे नहीं बढ़ा रहा, वहीं रोके है। तो ये दो स्थितियां तो ये हो गई। तीसरी स्थिति क्या होगी कि जब संसद संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगी तो जिसमें कहा गया क्या कि एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव दूसरा सदन मानने से इनकार कर दे। अब पता चले इस सदन ने क्या दिया, सुझाव दिया पहले सदन ने, और दूसरे सदन ने जो मतलब सुझाव दिया गया उसको मानने से नहीं। इसमें यह हुआ कि एक सदन ने पास करके भेजा और इसने सुझाव दिया, कोई इसने क्या दिया, सुझाव दिया, और जो पहला सदन था जहां से पास हुआ वहां जो सुझाव ये जो दूसरे सदन ने दिया था वो मानने से इनकार कर दे। मतलब आपसी इनकी सहमति जब ना बन पाए, सीधी सी बात, इतना डीप में पूछा जाएगा नहीं आप लोगों से, लेकिन फिर भी हमने बता दिया, पूछा केवल यहीं तक जाएगा कि कितनी स्थितियों में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, ये भी नहीं पूछा जाएगा। सीधे प्रश्न यही आएगा कि आर्टिकल 108 क्या है। ठीक है, तो यहां तक ये बात हो गई। हमें लगता है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा कितने बार हुआ ये भी इंपॉर्टेंट है कि कितने बार ऐसा हुआ कि जब संयुक्त अधिवेशन भारत में बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन भारत में कितने बार बुलाया गया। ठीक, संयुक्त अधिवेशन जो है वो भारत में कितने बार बुलाया गया, तो पहला लिख लेना कि सबसे पहले जब बुलाया गया था तो दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए। पहली बार कब ये बुलाया गया था संयुक्त अधिवेशन, तो दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए या दहेज उन्मूलन के लिए। कब, तो 1961 में। ठीक, तो पहली बार कब बुलाया गया, दहेज प्रथा के उन्मूलन के लिए। अब समझ लो कि वो नेता उस टाइम पे चुन के भेजे गए होंगे, जो कुछ लोग पक्ष में होंगे कि दहेज लेना सही है और कुछ लोग इसके विपक्ष में होंगे। भाई मनमुटाव हुआ होगा ना, तभी तो ये संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया। भाई 3 प्रोसेस अभी तो आपको हमने बताए कि क्या हो, एक सदन स्वीकार कर ले या दूसरा ना करे, या 6 माह से ज्यादा के लिए रोक ले। इसका मतलब क्या, उसका इस पर इंटरेस्ट ही नहीं है, या एक ने मान लिया सुझाव और दूसरा मानने के तैयार नहीं है, मतलब विवाद हो जाए, आपसी विवाद हो जाए, तब ये तरीका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस टाइम पे लगभग 1961 के समय में कुछ नेताओं को तो दहेज अच्छा लग रहा था लेना और कुछ को नहीं। वैसे आज भी दहेज लेना सभी को अच्छा लगता है, खासकर लड़कों को। बुलेरो मिली है, नाय पापा इधर नाय करिए, स्कॉर्पियो चाहिए हमें। के नितिन, स्कॉर्पियो चाहिए। अच्छा, दहेज लेना क्या सही बात है या गलत है? दहेज लेना सही है। चलो भाई, दहेज लेना सही है। एक हमारे क्लास के
स्टूडेंट ने कहा है कि दहेज लेना सही है। अब लड़कियों की इस पे क्या बात है, ये तो लड़के हैं, ये तो कहेंगे ये गलत है, लड़कियों के हिसाब से गलत है। अच्छा ठीक है, हम आपकी बात को मानते हैं कि दहेज लेना सही है और दहेज लेना गलत है, हम दोनों में समर्थन करते हैं। बात को समझना क्यों। दहेज लेना, अगर आप हैं, ठीक है, आपका मतलब अगर कोई लड़की है वो किसी बेरोजगार लड़के से विवाह करे और वो बेरोजगार लड़का उससे दहेज ना ले, वहां पर ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भी माँ बाप अपनी लड़की के लिए बेरोजगार लड़का ढूंढे? तब तो सबको क्या चाहिए, सरकारी नौकरी वालों चाहिए हैं कि 70,000 सैलरी गित दो एकदम महीना की 1 तारीख को खट से आए, तुरंत बाने निकाले और एटीएम अपनों में दे ले उड़ा हो जाए हैं, ये नहीं चाहिए। तो लेकिन सरकारी नौकरी या सफल व्यक्ति तो सभी को चाहिए, सीधी सी बात है। अब ये भी आप देख रहे हो कि अगर आपको सफल चीज चाहिए या सफल व्यक्ति चाहिए, ये भी इनडायरेक्टली वे में क्या हुआ कि नहीं हुआ, दहेज ही हुआ भाई। अगर हम एक बात और कहेंगे, हालांकि इस बात से हो सकता है विवाद हो जाए या आपको सही ना भी लगे, लेकिन सच्चाई तो यही है। क्या है कि आपने तो इनडायरेक्टली वे में दहेज मांगा, इन लोगों ने डायरेक्टली वे में दहेज मांग लिया आपसे, उसमें क्या कुछ गलत है? नहीं है। आप अगर ये कहें कि आमू भैया प्राइवेट पढ़े लिखे, तो पढ़े लिखे हैं कि हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई लिए हैं और तुम पढ़े लिखे हो, ऐसा ना करें कि हम दोनों लोग पढ़ाने लगे। अब यहां पर दोनों लोगों की सहभागिता हो गई, कोई दहेज लिया गया नहीं लिया गया, ऐसे विवाह हो सकता है। लेकिन नहीं, हमें तो सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए और नहीं हमें तो बुलेरो ही चाहिए। दोनों जगह देखो है, दोनों लोग गलत हैं। यहाँ पे आप एक चीज ना देखो, वो दूसरी चीज नहीं देखेंगे। आप सरकारी नौकरी ना देखो, सो ना सो बिटिया बैठा रही है 30 साल तक, अबे मिलना ही रोज छो लड़का, ऐसी बात की नहीं है। अब दूसरी बात कि दहेज लेना या ना लेना ये आपके मन पे डिपेंड करता है। हम तो इसके लिए यही कहेंगे कि दोनों पक्षों से ये कहना है कि दहेज लेना गलत बात है, चाहे आप डायरेक्टली वे में लें या इनडायरेक्टली वे में लें, दहेज ना लें। ठीक, सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं, आप करें, और आप भी अगर ढूंढ रहे हैं, पहले खुद के अंदर झांक के देखें, चाहे वो आप हो चाहे ये हो, कि हम क्या इस लायक हैं। हम चपरासी लोग को एग्जाम निकाल नहीं पाए रहे और हमें चाहिए था कि प्रिंसिपल लेक्चरर, खुद में भी तो सोचना चाहिए ना। तो फिर कैसे मिलेगा लेक्चरर, बुलेरो देख के या स्कॉर्पियो देख के? अच्छा एक चीज और है, अगर लड़का सफल होता है, ये हमने अपने कॉलेज में एक मैम थी, उनके थ्रू ही देखा था कि अगर लड़का सफल होता है और पत्नी अगर पढ़ी लिखी नहीं भी हो, तो लड़का अपने जीवन का निर्वाह कर जाएगा। मतलब पुरुष वर्ग है, अगर वो सफल है, मतलब सरकारी नौकरी कर रहा है, अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, और पत्नी उसकी कुछ नहीं कर रही है, केवल हाउस वाइफ है, तो वो लड़का जो है वो अपने जीवन को निभा जाएगा, रिश्ते को निभा जाएगा। लेकिन वही अगर उल्टा हो कि पत्नी सरकारी नौकरी कर रही हो, लड़का हाउस वाइफ हो, मतलब हाउस हस्बैंड हो, वाइफ क्या हो, काम तो वही वाला होगा ना, कपड़े धो रहा, क्या ऐसा हो सकता है? और इसमें फिर ये भी होगा कि पत्नी निभाएगी, अगर बहुत ज्यादा तुमसे प्रेम करती होगी तो निभा भी लेगी, लेकिन ताने दे दे के, जब तक तुम बेटा कुछ करोगे नहीं तब तक ताने मिलेंगे। बात सही है ये। और अगर कहीं लड़के के पास में चाहे वो डीएम तक बन जाए और पत्नी उसकी अनपढ़ हो, वो अपने रिश्ते को निभा लेगा और अच्छे से निभा लेगा, कभी ताने भी नहीं देगा, लेकिन निभा लेगा। ये सच्चाई है। अब पता नहीं ऐसा क्यों है। सुधार तो इन चीजों में भी होना चाहिए, केवल यही नहीं कि हमेशा लड़कियों के पक्ष की बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि विपक्ष में जाके भी हमें सोचना चाहिए, क्या ऐसी जगह पर हम हो तो ऐसा हो सकता है, और ये क्या ऐसा होगा तो क्या ये सही होगा? तो लड़के भी चाहते हैं लड़कियां घर का काम करें भैया, अब वो उनकी सोच पर डिपेंड करता है, यही तो देखना चाहिए। आदमी देखता क्या है, देखो शादी करन जाते हैं, देखो मोटी सी बात बता रहे, आदमी देखता का कुंडली मिल रही है 36 मई से कितने मिल रहे हैं, यही सब देखता है। लेकिन असल में क्या है, करवाना क्या चाहिए भैया, इनका पहले फुल बॉडी चेकअप करवाओ, पता नहीं कल को आज ब्याह कर लो, अगली साल को टपक गए। बात को समझो, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कुंडली मिलाने से पहले
उसका फुल बॉडी चेकअप भी करवाओ भाई, पता चले कुंडली तो ठीक मिल गई, मिल तो 36 में से 38 गुण रहे, और अगली साल बेका कई आज उनकी किडनी पहले दोनों खराब होती क्वार्टर पी पी के, वो तो पता ही नहीं चलो, और वो खत्म हो गए, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो गया, या तुम पहले से बीड़ी पीती हुई आई, कोई बड़ी बात नहीं भाई। आज देखो, हाँ लड़कियां बिल्कुल, अगर आपको ऐसा लगता है तो कभी मेडिकल कॉलेज के पास में बने कुछ अड्डे हैं, वहां पर जाइएगा, आपको सब चलता हुआ मिलेगा। और भी गहराई से देखना चाहें तो आप इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में चले जाइएगा, वहां भी लड़कियां हर प्रकार के नशे का पान करती हैं, उसमें किसी भी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं कि हम लड़की हैं, प्रॉपर बराबर बराबर, वो हमने भी देखा है, तो ये बात मत कहना। तो ये कराना चाहिए क्या, फुल बॉडी चेकअप, उसके साथ में कम से कम जो हलो हो गोद भराई के बाद में, उससे हमें प्रॉपर उसको समझना चाहिए, केवल जय ना है कि लहंगा तुम 20,000 ना 80,000 वालों लियो, ये बातें होती भाई, क्या मतलब है, हम पार्लर केवल लैक्मी वाले में जाए ब्याह एक दाएं हो है, क्या है ये, तुम्हें उस टाइम उसको समझना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है, सनकीला तो नहीं है, पता चले कि आज तो हम समझ नहीं रहे, आज तो वो बढ़िया से बात कर रहा हो, शादी हो गई अगली साल से पता चलो दे तमाचा नेक बात में बेल्ट निकाल लो, तो ये चीजें देखना चाहिए हमें, यही बात है। और इसी को देखते हुए क्या किया गया था उस समय में, कई माँ बाप ऐसे थे, अब कुछ कृत्यों में तो गलत है दहेज कि पता चला ले भी लिया, उसके बाद में लड़कियों को परेशान किया जाता है, विवाह के उपरांत लड़कियों को परेशान किया जाता है कि तुम्हारे पापा ने कह दी स्कॉर्पियो दी और मोटरसाइकिल हीरो होंडा की स्प्लेंडर दे दी, अब उसको बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि पापा रुपया ले, पापा रुपया, कई कांड देखे होंगे इस टाइप के। तो फिर वो लास्ट में क्या होता है, उस लड़की के साथ में उसको बहुत मारा जाता है, और लास्ट में हो सकता है उसकी हत्या भी कर दी जाए ससुराल पक्ष से, या हो सकता है वो लड़की जो है इतना परेशान हो जाए क्योंकि उसे अपने माँ बाप की स्थिति पता है कि हमने जब विवाह हमारा किया था हमारे पिताजी ने, तब उन्होंने कर्जे लेके किया था, हमारे विवाह कर्जा लेके किया था, और अब वो अगर पैसे मांगेंगे जाके उनसे 5 लाख और जो मांग रहे ससुराल वाले कहां से देंगे, तो बेचारी सुसाइड भी कर लेती है, तो गलत है। ऐसी स्थितियां बहुत हो रही थी समाज में उस टाइम, और अब भी हो रही, उसी की वजह से दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बना था, कब 1961 में, और ये पास भी हो गया था आगे चल के। इसके बाद में क्या आता है, तो बैंकों से रिलेटेड आता है कि बैंकिंग सुधार, मतलब कई प्रकार के बैंकों के नियमों में सुधार किए गए, जिसको हम बोल सकते हैं एक शब्द में बैंकिंग सुधार। तो ऐसा एक कानून आता है, और ये कब आता है, 1978 में कई प्रकार के बैंकों के नियम में सुधार लाया गया। इस पे हम ज्यादा डिबेट इस वजह से नहीं करेंगे, ये अपने टॉपिक का है भी नहीं, कोई छात्र ऐसा है नहीं अभी क्लास में जो बैंक की तैयारी कर रहा हो, अगर कोई कर रहा हो तो बाद में अकेले मिल लेना, इन लोगों का समय बर्बाद ना हो, ठीक। बैंकों से रिलेटेड जो भी नियम कानून थे वो बदले गए, जिनमें बदलाव होना चाहिए था। इसके बाद देखते हैं क्या अगला है, वो है क्या, तो एक एक्ट था जिसको बोलते थे हम लोग पोटा, क्या बोलते थे, पोटा बोलते थे, और यही जो पोटा है इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, और ये 2002 में समाप्त कर दिया। आप पोटा सुना होगा, टाडा सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना आपको एक मूवी बता रहे हैं, मूवी का नाम है संजय दत्त की जो बायोग्राफी पे जो मूवी बनी है संजू, उसमें जब उनके घर पे AK-47 के कुछ पार्ट्स निकल आते हैं, एक गन जो है उसके कुछ पार्ट्स निकल आते हैं, या जो भी रही हो गन निकल आई, जो भी निकला हो हमें क्लियर जानकारी है भी नहीं, तो हमने जितना जहां तक सुना है कि कुछ पार्ट्स निकलते हैं, उसके थ्रू ही उनके ऊपर और उनके संबंध भी होते हैं आतंकवादियों से। जब मुंबई में उस टाइम पे कांड हुआ था 1993 के आसपास में, पूरी मुंबई में लगभग 12 जगह बम विस्फोट हुए थे, और काफी लोग, हर एक गली के हर एक कोने में काफी लोग उसमें मारे गए थे। तो उसी के टाइम पे क्या हुआ था, इनके घर से संजय दत्त, या जिनको बोलते हैं संजू बाबा हैं, तो बाबा के घर से क्या निकले, AK-47 के कुछ पार्ट्स निकले थे। तो इनके ऊपर जो केस लगा था वो कौन सा उस टाइम लगाया गया था, ना टाडा, ये भी टेररिस्ट एक्ट ही है, ये सब एक ही जैसे हैं, आतंकवाद से संबंधित ही ये एक्ट है, तो उनके ऊपर टाडा लगाया गया था। और वो लास्ट तक मूवी में यही मांग करते रहे कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मेरे ऊपर तो मर्डर लगाओ, कुछ भी लगाओ, लेकिन टाडा मत लगाओ, आतंकवादी मैं
नहीं हूं। ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स बनी है जिसमें टाटा लगाया गया उस टाइम या पोटा लगाया गया। और ये देखो, अपने समाज में रहने वाला व्यक्ति अगर कुछ ऐसा कृत्य कर रहा है तो एक बार उसकी गहराई से जांच न्यायालय तो करता ही है, फिर न्यायालय का जैसा निर्णय रहे वो मान्य होता है। ठीक है, वहां पर जज साहब बैठे, कोई बच्चे नहीं है, वो सब देखते और सब जानते हैं। अपने जीवन में हमारे जैसे लाखों आदमी देखे होंगे, कितने, और उन लाखों में लाखों जो देखे होंगे वो सब अलग अलग वैरायटी के शैतान देखे होंगे। मतलब समझ रहे हो, जो जज साहब बैठे होते हैं वो लाखों आदमी देखे होंगे उन्होंने, और अपने जीवन में उन्होंने अलग अलग वैरायटी देखे होंगे। कोई चोरी मतलब जो है वो भी उन्होंने देखी होगी लगभग कम से कम हजारों टाइप की, के अलग अलग टाइप से, कि इनने ऐसे चोरी करी, इनने ऐसे करी, इनने ऐसे 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 करके, मतलब इतने वे अनुभवी हो जाते हैं। तो ऐसी बात नहीं, कुछ सोच के ही उन्होंने कुछ किया होगा। तो ये बात रही यहाँ पर काहे की, तो बात रही अपने इस पूरे संयुक्त अधिवेशन से रिलेटेड जो भी बात थी वो यही थी। बाकी मिलते हैं हम लोग कहाँ, तो अगली क्लास में मिलेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिएगा, बाकी जो टॉपिक है आपको अगली क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।